आगे शुरू करने से पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता होना चाहिए। एक्टिव ट्रांसपोर्ट और उसकी प्राइमरी और सेकेंडरी फॉर्म्स में फ़र्क, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट तो सबको पता है, ठीक है। इट यूटिलाइजेज एटीपी फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस। उसके बाद आ जाता है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो है जिसमें डायरेक्ट एटीपी की ज़रूरत होती है, आपको एनर्जी डायरेक्टली एटीपी से एटीपी की ब्रेकडाउन से आपको मिलती है, ठीक है। एनर्जी इज यूटिलाइज डायरेक्टली फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ एटीपी, और इसकी एग्जांपल में आप लिखोगे सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप, ठीक है। ये वो पंप है जो एक एटीपी का मॉलिक्यूल यूज़ करता है और उसकी वजह से 3 सोडियम को सेल के आउटसाइड पंप करता है और 2 पोटेशियम को सेल के इनसाइड पंप करता है, और ये डायरेक्टली एक मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी को कंज्यूम करता है, ठीक है। तो ये प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ये आपके पास एग्जाम्पल आ गई। अब सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, ये बहुत से बच्चों को कंफ्यूज करता है। इसका कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक तो आपके पास सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैं इधर एक्सप्लेन करूँगी। ये वो है जिसमें आपके पास डायरेक्टली एटीपी से एनर्जी आपके पास नहीं आती, ठीक है। एनर्जी इज़ नॉट डिराइव डायरेक्टली फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ एटीपी। इसमें एनर्जी इस तरह आती है कि एटीपी की यूटिलाइजेशन करके, ठीक है, आपके पास एक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट आयंस का अचीव होता है, और फिर वो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जो है वो एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी एक्ट करता है एक और आयन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। अब इसको गौर से समझ लें। आप सपोज करो यहाँ पे आपके पास है एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड और यहाँ पे आपके पास है इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, ठीक हो गया। ये आपके पास है सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप। इसने किए हैं 3 सोडियम को आउटसाइड इसने पंप किया है सेल के, और 2 पोटेशियम को ये अंदर लेके आया है, ठीक है, और इसने डायरेक्टली एटीपी यूज़ किया है। अब ये सोडियम आयंस को आउटसाइड पंप करता रहता है और सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन बाहर इंक्रीज़ हो जाती है। अब ये जो सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन बाहर इंक्रीज़ हुई है, ठीक है, और अब ये सोडियम कहेगा कि मैं अंदर आऊँ, ठीक है, ये सोडियम चाहेगा कि मैं अंदर आऊँ, और यही जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है यही इधर एनर्जी के तौर पे एक्ट कर रहा है, ठीक है। आपको इसको अंदर लाने के लिए एटीपी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली आपका सोडियम अंदर आएगा अपने कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के बेसिस पे, ठीक है। और वो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट किस तरह बना है, वो इस तरह बना है कि आपने सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप यूज़ किया था और वो एटीपीएस पंप एटीपी यूज़ करता था, ठीक है, और उस पंप की वजह से आपके पास कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बना है जिसमें सोडियम बाहर ज़्यादा हो गया, अंदर कम हो गया, और अब वो सोडियम चाहता है कि मैं अंदर आऊँ, ठीक हो गया। अब आपके पास सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट कैसे होगी। यहाँ पे आपके पास है सोडियम ग्लूकोज पंप, ठीक है, ग्लूकोज पंप। ग्लूकोज अंदर आना चाहता है, ठीक है, तो ये जो ग्लूकोज है इन्हीं सोडियम में से एक सोडियम के साथ बाइंड करेगा और फिर अंदर आ जाएगा, और इधर एटीपी की ज़रूरत नहीं होगी डायरेक्टली। ये सोडियम के कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की बेसिस पे आपका ग्लूकोज भी सेल के अंदर आया है, तो ये आपके पास सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। देखो एटीपी आपने इस पंप में यूज़ की थी और इस पंप की बेसिस पे आपने सोडियम का ग्रेडियंट बनाया था, और वो ग्रेडियंट यूज़ करने के बाद ग्लूकोज जो है सोडियम के साथ बाइंड किया है उस ग्रेडियंट की बेसिस पे और वो अंदर आया है। ये सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है। ये जो थी ये प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट थी जिसमें आपने एटीपी का ब्रेकडाउन किया मॉलिक्यूल का और आपने सोडियम को बाहर भेजा, पोटेशियम को अंदर लाया है। और ये सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है जिसमें आपने सोडियम का ग्रेडियंट बना लिया और वो ग्रेडियंट की वजह से जो है आपके पास ग्लूकोज को आप अंदर लाए हो। ये सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज है, ठीक है, और ये प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम थी। समझ आ गई आपको। अब आपने क्या लिखना है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट पे सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप आप यूज़ करो, और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट पे जो आपने एग्जांपल देनी है वो आपके पास है सोडियम ग्लूकोज पंप की, ठीक हो गया। इधर एक लाइन है जो आप बेशक याद कर लो, लिख लो अपने पास, या आपने जब भी आप सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की इस एग्जांपल को दोगे, ये एग्जांपल आप लिखोगे तो उसके बाद आपने ये लाइन लिखनी है कि द सोडियम ग्रेडियंट क्रिएटेड बाय सोडियम पोटेशियम एटीपीएस इज यूज्ड बाय सोडियम glucose pump to transport glucose and sodium
back into the cell. This is the secondary active transport of glucose. The sodium gradient created by sodium potassium ATPase, ठीक हो गया, is used by sodium glucose pump to transport glucose and sodium back into the cell. अब मैं ये आसान सा तरीका था, मैंने अपनी बेस्ट कोशिश की आपको समझाने की। अगर अब हम आपकी बुक पे आ जाते हैं, ठीक है। बुक में आपके पास प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की लिखा हुआ है, यहाँ पे डिस्कस हुआ है। 2 टाइप्स अकॉर्डिंग टू द सोर्स ऑफ एनर्जी यूज टू फैसिलिटेटेड द ट्रांसपोर्ट। इन प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट द एनर्जी इज डिराइव्ड डायरेक्टली फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप। मैं आपको बता सकती हूँ एक एटीपी का मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन होता था, 3 सोडियम बाहर जाते थे, 2 पोटेशियम अंदर आते थे। ये सोडियम एटीपीएस पंप जो है ये प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। अब सेकेंडरी पे क्या लिखा है? इन सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट द एनर्जी इज डिराइव्ड सेकेंडरीली from energy that has been stored in the form of ionic concentration difference of secondary molecular or ionic substances between the two sides of the cell membrane created originally by primary active transport. अब यहाँ पे वही है जो मैं आपको समझा सकती हूँ कि प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की वजह से आपने कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बनाया था और उसी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ सोडियम की वजह से आपने ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट किया है, और ये आपके पास सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगी ग्लूकोज की, ठीक है। ये आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है जी। आपके पास आ गया है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सोडियम पोटेशियम पंप ट्रांसपोर्ट सोडियम आयंस आउट ऑफ द सेल एंड पोटेशियम आयंस इनटू द सेल। इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है? दिस पंप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द सोडियम पोटेशियम ग्रेडियंट डिफरेंस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन एज वेल एज एस्टैब्लिशिंग अ नेगेटिव इलेक्ट्रिकल वोल्टेज इनसाइड द सेल, ठीक है। वो कैसे होता है कि ये 3 सोडियम को बाहर लेके जाता है सेल के और 2 पोटेशियम को अंदर लेके जाता है, ठीक है। तो आपके पास डिफरेंस कितना हो गया? एक पॉजिटिव चार्ज का डिफरेंस जो है वो बाहर इंक्रीज हो गया, ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज। तो एज अ रिजल्ट बाहर ज़्यादा पॉजिटिविटी हो जाती है और अंदर ज़्यादा नेगेटिविटी हो जाती है। और ये जो पंप है ये एक एटीपी को यूटिलाइज करता है इस प्रोसेस के लिए, ठीक है। तो ये आपके पास सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप का इधर जिक्र हुआ है, वो आपको बताया हुआ है, ठीक है। उसके बाद द लार्जर प्रोटीन हैज़ 3 स्पेसिफिक फीचर्स, ठीक है। ये स्पेसिफिक फीचर्स हैं, उसके कुछ ऐसे आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसमें बस कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और उसकी एग्जाम्पल क्या होती है, ठीक है। इधर आपके पास सोडियम पोटेशियम एटीपीएस जो पंप है क्या कहते हैं उसका आपके पास पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट कैसे बनता है सोडियम का, ठीक है, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। यहाँ से लेके यहाँ तक ये दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपके पास सोडियम पोटेशियम पंप इज इम्पोर्टेंट फॉर कंट्रोलिंग सेल वॉल्यूम। इस पूरे में आपके पास क्या लिखा हुआ है? बस एक समरी ये है कि आपके पास लिखा है द सोडियम आयंस व्हेन मूव टू द एक्सटीरियर ऑफ द सेल दे टेक वाटर अलोंग एंड रिड्यूस सेल स्वेलिंग। जब भी सोडियम आयंस जो होते हैं वो सेल के बाहर जाते हैं थ्रू सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप, वो वाटर भी अपने साथ लेके जाते हैं और सेल की जो अंदर से वाटर जो होता है वो वॉल्यूम कम हो जाती है और आपके पास सेल की स्वेलिंग जो है वो रिड्यूस हो जाती है। अच्छा जी, जो इंपॉर्टेंट लाइंस है वो ये है कि विदाउट फंक्शन ऑफ दिस पंप द मोस्ट सेल्स ऑफ द बॉडी वुड स्वेल अंटिल दे बर्स्ट, ठीक है। स्वेल क्यों होंगे? क्योंकि सोडियम पोटेशियम एटीपीएस नहीं होगा तो सोडियम अपने साथ वाटर को बाहर नहीं लेके जाएगा, वाटर अंदर ही रहेगा सेल का और उसकी स्वेलिंग हो जाएगी, ठीक है। इलेक्ट्रोजेनिक नेचर ऑफ द सोडियम पोटेशियम पंप वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये आपने पैराग्राफ अच्छे से पढ़ लेना है। इसमें आपके पास क्या दिया? इस पैराग्राफ में आपको बताया गया कि इलेक्ट्रोजेनिक नेचर सोडियम पोटेशियम पंप की कैसे है, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि 3 सोडियम बाहर जाएंगे, 2 पोटेशियम अंदर आएंगे, उसकी वजह से नेट जो आपके पास चार्ज है +1 जो पॉजिटिव आयन है, ठीक है, वो बाहर की तरफ इंक्रीज होगा, ठीक है। तो उस चेंज की वजह से आपके पास बाहर जो है इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी हो जाएगी एज कम्पेयर टू द इनसाइड, ठीक है। इनसाइड आपके पास नेगेटिव होगी और जो बाहर है आउटसाइड वो पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। और उस पॉजिटिविटी क्रिएट करने की वजह से, ठीक है, इसको इलेक्ट्रोजेनिक कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि इसने इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन वो जनरेट किया है। जी आपके पास पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोजेनिक नेचर इसकी कैसी है, कैसे है, क्योंकि ये जो होता है बाहर जो होता है पॉजिटिविटी करवा देता है, अंदर नेगेटिविटी करवा देता है। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ कैल्शियम आयंस, ये आपने रीड कर लेना है। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ हाइड्रोजन आयंस, इसको बस याद करना है। ये चीज़ है कि आपको पता होना चाहिए कि ये प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की एग्जाम्पल्स है सारी, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाता है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, को ट्रांसपोर्ट एंड काउंटर ट्रांसपोर्ट। अब सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो भी आगे से 2 में डिवाइडेड है, को ट्रांसपोर्ट एंड काउंटर ट्रांसपोर्ट। को ट्रांसपोर्ट वो होती है जिसमें 2 मॉलिक्यूल्स जो है दोनों एक साथ एक डायरेक्शन में आ जाए, और काउंटर ट्रांसपोर्ट वो होती है, ठीक है, जिसमें एक मॉलिक्यूल अंदर आ रहा हो तो दूसरा वाला जो है बाहर जा रहा हो, ठीक है। ये आपके पास को ट्रांसपोर्ट और काउंटर ट्रांसपोर्ट इधर एक्सप्लेन किया हुआ है कि वो होते क्या हैं, ठीक हो गया। उसके बाद को ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड्स अलॉन्ग विद सोडियम आयन, ठीक है।
अब आपको पता होना चाहिए कि ये वाली जो को ट्रांसपोर्ट है, सोडियम के साथ जो ग्लूकोज और अमीनो एसिड आ सकते हैं, ये किधर होती है? ये होती है रीनल एपिथेलियल सेल्स में और इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स में, ठीक है। ये दो सेल्स हैं जहाँ पे ये वाली ट्रांसपोर्ट होती है। और ये सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की आगे जो टाइप है को ट्रांसपोर्ट, उसके अंदर आती है सोडियम एंड ग्लूकोज या सोडियम एंड अमीनो एसिड्स, ठीक हो गया। और आपको पता है ये सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट किस तरह है, ठीक है। बाहर सोडियम ज्यादा हो गया तो सोडियम ने अंदर आना है, ठीक है। तो वो आयनिक जो ग्रेडियंट था उसकी बेसिस पे आपके पास ग्लूकोज को भी अंदर लेके आएगा। The sodium glucose co-transporters are especially important mechanism in transporting glucose across renal and intestinal epithelial cells. आपको पता होना चाहिए कि ये यहाँ पे यूज होते हैं, ठीक हो। सोडियम काउंटर ट्रांसपोर्ट ऑफ कैल्शियम एंड हाइड्रोजन आयन, ठीक है। ये को ट्रांसपोर्ट थी और ये काउंटर ट्रांसपोर्ट की एग्जांपल है। आपको पता होना चाहिए कि सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आगे आ जाता है को ट्रांसपोर्ट, काउंटर ट्रांसपोर्ट। को में आपके पास सोडियम ग्लूकोज, सोडियम अमीनो एसिड, काउंटर में आपके पास सोडियम हाइड्रोजन, सोडियम कैल्शियम, ठीक हो गया। और ये बस आप बस ये भी आपने बस यहाँ से रीड कर लेना है, ठीक है। अब ये डायग्राम्स जो हैं ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन डायग्राम्स में आपके पास ये दिया हुआ है, ऊपर वाली आपके पास को ट्रांसपोर्ट शो कर रही है सोडियम और ग्लूकोज की, और नीचे वाली जो है वो सोडियम और कैल्शियम की और सोडियम और हाइड्रोजन की काउंटर ट्रांसपोर्ट शो कर रही है। जब आप को ट्रांसपोर्ट काउंटर ट्रांसपोर्ट पे लिखोगे तो आप ये डायग्राम उधर बना के आओगे, आप शो करोगे कि ये एग्जाम्पल्स के साथ ये डायग्राम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब इस चैप्टर में बेसिक आपके पास क्या था, आपको पता होना चाहिए कि डिफ्यूजन क्या होती है, डिफ्यूजन की टाइप्स क्या होती है, ठीक हो गया। यहाँ पे आपके पास वो चीज़ें आ गई, ये टेबल आपने याद कर लेना है। उसके बाद आपके पास नर्स पोटेंशियल है, नर्स पोटेंशियल आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जो नर्स पोटेंशियल है इसका आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपके पास क्या कहते हैं जो चैनल्स हैं, वोल्टेज गेटेड और क्या कहते हैं केमिकल गेटेड, वो पता होना चाहिए क्या होते हैं, उनकी एग्जांपल्स पता होने चाहिए। आपके पास ऑस्मोसिस, ऑस्मोलैरिटी, ऑस्मोलैलिटी, इनका डिफरेंस पता होना चाहिए। ऑस्मोटिक प्रेशर पता होना चाहिए क्या होता है, ठीक है। इनकी डेफिनेशंस आपको आनी चाहिए। उसके बाद आपके पास पता होना चाहिए प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है। इनके कॉन्सेप्ट आपको बहुत क्लियर होने चाहिए कि आप किसी को समझा सको, ठीक है। इनकी डेफिनेशन और इनकी एग्जांपल आपको आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपके पास सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में पता होना चाहिए को ट्रांसपोर्ट, काउंटर ट्रांसपोर्ट क्या होती है और उनकी एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए, ठीक है। और इस तरह आपका ये चैप्टर नंबर 4 भी खत्म हो जाता है।